नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम रस शास्त्र का पहला टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे रस की परिभाषा एवं व्युत्पत्ति, रस शास्त्र का इतिहास, रस औषधि का महत्व, रस रसायन, रसेश्वर दर्शन, रसशाला एवं रस मंडप। ये जो टॉपिक्स हैं ये CCIM के अनुसार जो पहला यूनिट है उसके टॉपिक्स हैं। आज हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रस की परिभाषा एवं व्युत्पत्ति। रस शब्द जो है वो रसशास्त्र में तो पारद से ही अभिष्ट है, लेकिन संस्कृत साहित्य में और आयुर्वेद में अलग अलग जगहों पर रस का तात्पर्य अलग अलग अर्थों में किया गया है। जैसे कि रसशास्त्र में तो पारद हो गया, फिर द्रव्य गुण में और वैशेष कल्पना में स्वरस को भी रस कहा गया है। जल, द्रव, निर्यास, स्वाद, हर्ष, अनुराग, ध्वनि, बालक, सुवर्ण मतलब जो गोल्ड है उसको भी किसी किसी स्थानों में रस शब्द से उसको पर्यायवाची शब्द का उसका प्रयोग किया गया है। विष को भी रस कहा गया है, अमृत को भी रस कहा गया है, शुक्र, वीर्य और जो षड्रस होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये भी रस कहलाते हैं। श्रृंगार आदि जो नवरस हैं वो भी रस कहलाते हैं। और जो शरीर में सप्त धातुएं होती हैं उनमें जो सबसे पहला धातु है वो भी रस कहलाता है। इसके अलावा कुछ वनौषधियाँ हैं, उनके भी पर्यायवाची शब्द के रूप में रस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि रासना, पाठा एवं शल्लकी। इनके भी पर्यायवाची के रूप में रस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए इसमें दरअसल क्या है कि जो रस को प्राप्त कर पुरुषार्थ करने वाला पुरुष आनंद को प्राप्त होता है, सिद्ध होता है, तृप्त होता है तथा परम आनंदमय अमृत तत्व को प्राप्त करता है। तो आप यूँ कहें कि जो रस शब्द है वो दरअसल आनंद के लिए लिया गया है। और जो रसशास्त्र विषय है उसमें पारद को इसलिए कहा गया है क्योंकि पारद के संस्कार करके जब हम पारद सिद्धि कर लेते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे रोगों में भी विजय प्राप्त होती है और कुछ हद तक मृत्यु में भी विजय प्राप्त होती है, और उसकी वजह से जो परम आनंद की अनुभूति होती है या परम आनंद की प्राप्ति होती है, तो आप यूँ कहें कि इसी वजह से पारद को रस कहा गया है। रसशास्त्र में पारद को रस क्यों कहा गया है, अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो इसका जवाब हमें यह मिलेगा कि सबसे पहला तो ये है कि रस जितनी भी धातुएं होती हैं, चाहे वो स्वर्ण हो, रजत हो, ताम्र हो, लौह हो, ये सभी धातुओं का ग्रास कर लेता है। मतलब वो इन सभी धातुओं को खा लेता है, अपने आप में वो मिला लेता है। उसके अलावा जो पारद है वो रस वर्ग और उपरस वर्ग में श्रेष्ठ होता है, वो इन सभी का राजा कहलाया जाता है, इसी वजह से उसे रस कहा जाता है। पारद वैसे तो धातु होता है, लेकिन वो इकलौता ऐसा धातु है जो कि द्रव रूप में होता है, इसी वजह से उसे रस कहा जाता है। भगवान शिव ने पार्वती से ये कहा है कि पारद जो है वो शिव जी का वीर्य या शुक्र है, इसी वजह से उसे रस कहा गया है। इस पारद को खाने से रोग, जरा और मृत्यु नष्ट हो जाती है, इसी वजह से इसे रस कहा गया। पारद को अब डायरेक्ट तो सेवन नहीं करते हैं, पारद के संस्कार करते हैं, उसको शुद्ध किया जाता है और उसके बाद फिर उसको औषधि के रूप में उसका जो प्रयोग करते हैं, तब वो जरा, रोग और मृत्यु नाशक होता है, इसी वजह से उसको रस कहा गया है। देखिए इसमें यह भी बताया गया है कि पारद जीवन मुक्ति का एकमात्र साधन, पारद आजीवन निरोग रखने की एकमात्र मूल औषधि है तथा पारद स्वर्ण और रजत जैसी धातुओं के निर्माण में सहायक होने के कारण संसार के वैभव का कारण है। इन्हीं मूल मान्यताओं को लक्ष्य कर विविध द्रव्यों, यंत्रोपकरणों एवं प्रक्रियाओं के विकास में एक वृहद शास्त्र का स्वरूप विकसित हुआ, जिसे हम रसशास्त्र के नाम से जानते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है रसशास्त्र का इतिहास। इसमें हम देखेंगे कि रसशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई, या आप यूँ कहें कि रसशास्त्र सबसे पहले कहाँ से आया और उसके अलावा किस किस काल में उसका अस्तित्व था और कहाँ कहाँ पर उसका उल्लेख मिलता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि रसशास्त्र का जो है वो क्रमिक विकास हुआ है।
तो देखिए क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव हैं और उनको ही देवताओं का भिषक माना गया है, सबसे पहला भिषक माना गया है। और रस शास्त्र के भी जो प्रथम आप ये कहें कि प्रथम उपदेशक जो रहे हैं वो भी भगवान शिव ही रहे हैं। देव काल से ही या वेद काल से ही रस शास्त्र की उत्पत्ति हो गई थी। वेदों में अथर्ववेद जो है उसमें एक श्लोक है जिसमें कि पक्षी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और इस श्लोक का अर्थ ये है कि पक्षी गिरकर मतलब कि ऊर्ध्व से अधः पतित होकर मनुष्य शरीर में जब प्रवेश करता है तो स्वस्थ एवं रुग्ण व्यक्ति में रसायन औषधि रूप में कार्य करता है। देखिए यहाँ पर पक्षी शब्द जो है उसका दो अर्थ हो सकता है, एक तो पारद और एक दूसरा जो है वो है आत्मा। अब चूंकि यहाँ पर रसायन औषधि शब्द इस्तेमाल कर लिया गया है तो आत्मा को तो कहीं पर भी रसायन औषधि की तरह नहीं समझा गया है, और इसी वजह से यहाँ पर पक्षी शब्द जो है वो पारद से ही तात्पर्य रखता है। तो हम यूँ कहें कि सबसे पहले पारद का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है, मतलब कि ये जो है ये हमें प्रूफ मिलता है। इसके पहले तो भगवान शिव ने ही पारद के विभिन्न संस्कार वगैरह आदि ये सब जो हैं वो करते थे और देवताओं की चिकित्सा करते थे। जब भी देवदानव युद्ध होते थे उसमें अगर किसी को क्षति होती थी किसी भी देवताओं की तो उनकी चिकित्सा वो करते थे। और उसके बाद जो हमें लिखित रूप में जो प्रूफ मिला है कि रसशास्त्र का या फिर पारद का कहाँ पर वर्णन है तो वो सबसे पहला होता है अथर्ववेद में। उसके बाद फिर सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि लगभग 4000 वर्ष पूर्व की रही होगी, और इसको भारतवर्ष में सबसे प्राचीन सभ्यता का हमको ये समझिए कि चिन्ह कहा जाता है। और पुरातत्व विभाग में जब सिंधु घाटी की सभ्यता में जब खुदाई की गई थी तो उस समय कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे कि ये साबित होता है कि उस काल में मतलब कि 4000 वर्ष पूर्व भी रसशास्त्र का अस्तित्व था। इस सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के उत्खनन के रूप में अनेक धातुओं के साथ रसशास्त्र के अनेक द्रव्यों की उपलब्धि हुई थी, जैसे कि स्वर्ण, रजत, ताम्र, सीसा, कांस्य, वंग, वैदुर्य, हरिताश्म, नीलम, अकीक, लाजवर्त, हरताल, शिलाजीत, गैरिक, शंख, वराटिका, ये सारी चीज़ें जो है उस समय हमें खुदाई में प्राप्त हुए थे। तो इससे क्या साबित होता है कि उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में या मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी उस समय में भी रसशास्त्र जो है वो अपने उत्कृष्ट ऊंचाइयों पर वो था और इसका अच्छा प्रयोग किया जाता था। और उस समय स्वर्ण निर्माण में भी इसका उपयोग होता था। उसके अलावा चिकित्सा में भी विभिन्न प्रकार की धातुओं का उल्लेख किया गया है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन हुआ था तो उस समय हवाई जहाज मिला था और उसका जो एक चैम्बर था, हवाई जहाज के अंदर एक चैम्बर बना हुआ था और उस चैम्बर में पारद भरा हुआ पाया गया। तो उस समय पारद को एक प्रकार से आप ये समझिए कि हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था, या फिर हो सकता है कि उस समय उनको खेचरी मुद्रा के बारे में जानकारी थी, वो पारद को सिद्ध करके हवाई जहाज को उड़ाते थे। रसशास्त्र बहुत पुराने समय से ही हमारे देश में इस्तेमाल होते आया है। उसके बाद फिर संहिता काल आया। संहिता काल में हम देखेंगे कि जो चरक संहिता है जो लगभग 1200 सदी ईसा पूर्व का है, और इसमें भी बहुत सारे रत्न, धातु और खनिज इनका वर्णन मिला है। अब रत्नों में जैसे माणिक्य, मुक्ता, पुष्पराग, प्रवाल, हीरक, वैदुर्य, सूर्यकांत, सर्पमणि, स्फटिक, शंख और सुक्ति इनका वर्णन देखने को मिला है। धातुओं में स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग, कांस्य, पीतल और मंडूर, ये धातुओं का वर्णन चरक संहिता में किया गया है। और कुछ खनिज हैं जैसे कि शिलाजतु, हरताल, मनशिला, तुत्थ, स्वर्णमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक, गंधक, अंजन, स्वर्ण गैरिक, फिटकरी, इनका चरक संहिता का जो काल था उस समय में चिकित्सार्थ इन सभी द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था, और ये सभी द्रव्य जो हैं वो रसशास्त्र के द्रव्य हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि संहिता काल में भी रसशास्त्र जो है
वो अच्छे से फ्लरिश किया हुआ था। उस समय रस शास्त्री द्रव्यों का बहुत प्रयोग होता था। इसके अलावा रस शास्त्र का जो वर्णन हम चरक संहिता में हम देखेंगे वो है चिकित्सा स्थान में, जहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि धातुओं को गर्म करके गौमूत्र आदि में बुझाने से धातु अग्निक्षार संपर्क से चूर्ण हो जाता है और इस चूर्ण को रोगी को चटाया जाता था। तो एक प्रमाण ये मिल रहा है हमें। उसके बाद फिर चरक संहिता के ही चिकित्सा स्थान के 23वां अध्याय में बताया गया है कि लौह चूर्ण, मंडूर और पुंसवन कर्म के लिए स्वर्ण, रजत आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता था। ये चरक संहिता में लिखा गया है। उसके अलावा चरक संहिता के सूत्र स्थान में ये बताया गया है कि स्वर्ण आदि लौह और मणियों के शोधन के बारे में चर्चा की गई है। इन्हें तेल और पुराना वस्त्र, बाल आदि से शोधन करने का उसमें उल्लेख किया गया है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में श्वास रोग के चिकित्सा में मणि, मुक्ता और अनेक धातुओं का सफल प्रयोग सबसे पहले चरक संहिता में किया गया है। मतलब श्वास रोगों के लिए मुक्ता, प्रवाल इनका प्रयोग किया जाता था और चरक संहिता में सबसे पहले इसका वर्णन देखने को मिलता है। और इसमें एक है योग मुक्तादि चूर्ण। मुक्तादि चूर्ण नाम का योग जो है वो चरक संहिता में दिया गया है। मतलब कि रसशास्त्र का चरक संहिता में भी उल्लेख मिला है। रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय है चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में। उसमें अनेक प्रकार के रत्न और धातुओं के जल का प्रयोग बताया गया है। ये सब हम ये देख रहे हैं कि चरक संहिता में कहाँ कहाँ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि चरक संहिता के काल में, मतलब लगभग 1200 ईसा पूर्व शती में रसशास्त्र की स्थिति कैसी थी, रसशास्त्र का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसका ये प्रमाण है। उसके अलावा चरक संहिता के पहले अध्याय में शिलाजीत का स्वतंत्र रूप से वर्णन मिलता है। शिलाजीत के गुण धर्म का हर दृष्टि से विवेचन किया गया है। साथ ही चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय में अनेक तरह के रत्नों के धारण से विषग्न प्रभाव बताया गया है। ये सब चरक संहिता में बताया गया है। उसके अलावा सभी धातुओं का एक ही स्थान पर वर्णन सिद्धि स्थान में वस्ति नेत्र निर्माण में किया गया है। वस्ति देते समय जो वस्त्र नेत्र बनाया जाता था वो भी धातुओं का बनाया जाता था। तो जहाँ पर भी धातु आ रही है इसका मतलब वो रसशास्त्र है। सिद्धि स्थान में, चरक संहिता के सिद्धि स्थान में पुंसवन संस्कारार्थ भी चरक संहिता में स्वर्ण या रजत धातु की पुरुष आकृति की मूर्ति बनाकर अग्नि में तप्त कर गोदुग्ध में सेचन उपरांत पान कराने का विधान है। ये भी एक प्रमाण मिल रहा है कि रसशास्त्र का प्रयोग कैसे उस समय में होता था। मंडल कोष्ठ में भी अनेक धातुओं का प्रयोग चरक संहिता ने बताया है। पांडु रोग की चिकित्सा में अनेक प्रकार के लोहों का और खनिज का प्रयोग उन्होंने सफलतापूर्वक किया था। कुष्ठहर द्रव्यों में मना, शिला, हड़ताल और काशीस आदि द्रव्यों का अत्यधिक प्रयोग चरक संहिता में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे सुश्रुत संहिता के काल में, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व माना गया है। तो सुश्रुत संहिता में भी कहीं कहीं पर रसशास्त्रीय द्रव्यों का प्रयोग देखने को मिलता है। सबसे पहले उसमें संख्या का प्रयोग किया गया है, जो कि सुश्रुत के चिकित्सा स्थान के 25वें अध्याय में है। उसके अलावा अयस्कृति का वर्णन चरक ने भी किया है और सुश्रुत ने भी किया है, लेकिन जो सुश्रुत का अयस्कृति है वो चरक के अयस्कृति से अधिक स्पष्ट है। सुश्रुत संहिता में जो धातुओं का उल्लेख मिला है उनमें है स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, मंडूर, नाग, वंग, कांस्य, पीतल, ताम्र और कांस्य मल। ये धातुओं का वर्णन सुश्रुत संहिता में किया गया है। रत्नों में माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, वैदुर्य, मणि, स्फटिक, शंख, सुक्ति और वराटिका है। अष्टांग हृदय या आप यूँ कहें अष्टांग संग्रह, ये दोनों का काल लगभग एक जैसा ही था और इसको ये माना जाता है कि 3वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में इसकी रचना की गई थी और चरक और सुश्रुत को आधार मानकर ही ये ग्रंथ लिखा गया था। और अष्टांग हृदय में कुछ रत्न का वर्णन है, ये कुछ धातुएं हैं उनका भी अष्टांग हृदय में वर्णन मिलता है। और नाग से सिंदूर बनाना, ये भी वर्णन इसमें अष्टांग हृदय में किया गया है। और उसके अलावा विचर्चिका के शमनार्थ माक्षिक के साथ नाग सिंदूर मिलाकर
मलहर बनाया जाता था उस समय में, उसका उल्लेख अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान के 19 चैप्टर में किया गया है। इसके अलावा कुछ खनिज का भी वर्णन मिलता है। यहाँ हम ये देख रहे हैं, ये देखिए हमारे पास पूरा प्रूफ है कि अष्टांग हृदय के टाइम पे भी रसशास्त्र का किस तरीके से प्रयोग किया जाता था, ये स्पष्ट प्रमाण है। उसके बाद देखिए जो कौटिल्य का जो समय आया, या आप यूँ कहें कि गुप्त काल जब आया, तो उस समय भी कुछ रसशास्त्र के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। मैं आपको इसको जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। गुप्त काल के प्रारंभ में ही या उससे पूर्व रसशास्त्र का विकास हो चुका था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि उस समय 3 तरह का सोना राजाओं के यहाँ और बाजारों में मिलता था। पहला जात रूप मतलब प्राकृतिक स्वर्ण जो कि नेटिव गोल्ड होता है वो। दूसरा रसविद मतलब कि संस्कृत पारद से वेदित स्वर्ण मतलब कि ये कृत्रिम स्वर्ण है जो कि पारद से बनाया जाता था। खनिजोत स्वर्ण मतलब जो कि खनिज के रूप में स्वर्ण मिलता था वो। कौटिल्य में स्वर्ण को विकृत करने के लिए हिंगुल रगड़ने का विधान बताया गया है। आभूषण निर्माण के लिए 3 प्रकार के कारीगर होते थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पारद, हिंगुल, हरताल, मनशिला, काशीस, गेरू, गंधक, सोना, चांदी, ताम्र, लौह, पीतल, कांसा आदि धातुओं तथा हीरा, मोती, मूंगा, माणिक्य आदि रत्नों को विधिवत लिखा गया है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं उनमें ये सारे रस औषधीय द्रव्यों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के समय में लौह विद्या अपनी चरम सीमा पर विकसित थी। गुप्त काल में भारतीय संस्कृति एवं भारतीय विज्ञान विश्व क्षितिज पर फैल चुका था। उसके बाद फिर वराहमिहिर जो है बृहत संहिता जिनकी रचना है जो कि 5वीं शताब्दी के समय का है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको जल्दी से पढ़ के बता दे रहा हूँ। यद्यपि आचार्य वराहमिहिर ज्योतिष के विज्ञान थे तथापि उन्होंने आयुर्वेद को भी सम्यक्तया सूक्ष्म अध्ययन किया था। ग्रह दृष्टि के अनुसार तो उन्होंने धारणार्थ प्रायः सभी रत्नों का विशद विवेचन किया है। साथ ही रसशास्त्री द्रव्यों, धातुओं, हरताल और हस्त आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद आदि सभी विभागों का बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन एवं वर्णन किया है। इन्होंने पारद, शिलाजितु, गंधक, माक्षिक, लौह भस्म आदि औषधों का तथा एक शुक्रवर्धक योग का सुंदर विवेचन किया है। इतना ही नहीं, उस समय का विकसित धातु विद्या का भी सुंदर ज्ञान श्री वराहमिहिर को था। उन्होंने तलवार पर पायना मतलब कि जो धार किया जाता था तलवार को, उसका वर्णन किया है। तो इससे यही साबित होता है कि वराहमिहिर मतलब कि 5वीं शताब्दी में भी रसशास्त्र का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद फिर 8वीं शताब्दी के बाद रसशास्त्र का विकास क्रम कैसा रहा। 8वीं शताब्दी में रसशास्त्र के प्रथम जो आचार्य थे वो थे आचार्य नागार्जुन द्वितीय। 8वीं शताब्दी के पहले के जितने भी ग्रंथ मिले हैं उसमें रसशास्त्र का बहुत ही संक्षिप्त या बहुत कम प्रयोग देखने को मिला है। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद जब ये आचार्य नागार्जुन हुए हैं तो इन्होंने रस कल्पनाओं का भरपूर उपयोग किया है। उसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, धातुवाद के लिए भी और देहवाद के लिए भी उन्होंने रस शास्त्र का प्रयोग किया है। और उन्होंने अपने जो शास्त्र भी लिखे हैं उसमें भी इसका प्रचुर मात्रा में उल्लेख देखने को मिलता है। वेद काल से मतलब अथर्ववेद के समय से लेकर संहिता काल, उसके बाद फिर गुप्त काल और उसके बाद फिर 5वीं शताब्दी, फिर 8वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी के बाद तो रसशास्त्र का आप यूँ कहें कि उस समय उसका गोल्डन पीरियड चल रहा था। उस समय में रसशास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं और उसमें से कई ग्रंथ जो हैं वो विलुप्त भी हो गए और कई ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। उसके अलग अलग संस्करण भी हुए हैं, अलग अलग भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ है। रस औषधि का महत्व से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। उसमें हमको बेसिकली यही बताना है कि भेषज कल्पना की जो औषधियाँ हैं उसकी तुलना में रसशास्त्र की जो औषधियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से क्या अंतर है और रसशास्त्रीय औषधि जो हैं क्यों ज़्यादा वो उनका महत्व हो जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि रसशास्त्रीय औषधि का जो डोज होता है वो बहुत ही न्यून होता है, मतलब बहुत ही लोवेस्ट डोज में इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी जो रोग मारकता है
या आप ये कहें कि जो पोटेंसी है या कार्य क्षमता है, कितने समय में वो काम करती है, तो ये काष्ठ औषधियों की तुलना में तेज गति से रोगों पर अपना प्रभाव दिखाती है, अपना असर दिखाती है शरीर में जा कर के। और इसकी जो वीर्यता अवधि होती है, मतलब कि इसका जो एक्सपायरी डेट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ तो ऐसे भी रस योग होते हैं जिनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, वो जितना पुराना होते जाते हैं वो उतने ही अच्छे होते हैं। जैसे ये बात भस्मों में लागू होता है। 4-5 साल तक अगर हमने भस्मों को बना के रखा है, उसके बाद फिर 1-8 फुट उसको दे दें तो फिर उसकी आयु जो है वो और बढ़ जाती है। जो रस शास्त्री योग हैं या रस औषधियाँ हैं, वो ज़्यादातर उनका टेस्ट जो है वो भी ख़राब नहीं होता, निस्वादु होते हैं, उसको आसानी से लिया जा सकता है। इसके अलावा जो रस औषधियाँ होती हैं, जो कि वो रस द्रव्यों से बना हुआ है, उसमें धातुएं हैं, उपधातुएं हैं, उसके अलावा कुछ खनिज हैं, तो इनकी उपलब्धता भी जो है वो आसानी से हो जाती है। रस औषधियाँ जो हैं वो सर्वत्र उपलब्ध की जा सकती हैं और इसको प्रिजर्वेशन करने के लिए भी इसके लिए कोई ज़्यादा हमको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन सभी दृष्टिकोण से अगर हम देखें, रस औषधियाँ होती हैं वो काष्ठ औषधियों से इसी वजह से श्रेष्ठ हो जाती हैं। अगला टॉपिक है रस रसायन, मतलब रस और रसायन में क्या अंतर होता है। इस वीडियो की जब शुरुआत की थी तब रस का अलग अलग संदर्भों में क्या अर्थ लिया गया है, किन किन शास्त्रों में रस को क्या कहा गया है, वो हमने देखा था। इसमें ये जो टॉपिक है, इसमें आपको रस और रसायन के बारे में लिखना है। रस किसे कहते हैं और किन किन अर्थों में रस शास्त्र में पारद को रस कहा गया है, वो आपको लिखना है। रसायन किसे कहते हैं? रसायन वैसे तो एक रसायन चिकित्सा के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है, मतलब कि जरा एवं व्याधि को नष्ट करने में जो औषध समर्थ है उसे रसायन कहते हैं। शरीर में प्रशस्त रक्त आदि धातुओं का निर्माण, धातुओं का जीर्णोद्धार, धातुओं की शिथिलता को नष्ट करने वाला, नूतन धातुओं का निर्माण, धातुओं का पोषण तथा धातु शैथिल्य जनित रोगों को नष्ट करने में जो औषध समर्थ होती है उसे रसायन कहा जाता है। इसे शरीर में ओज, तेज, कांति, वर्ण, उत्तम स्वर, तरुण वय, नव यौवन आदि प्राप्त होता है। इन समग्र गुणों से युक्त अथवा शरीर में इस प्रकार का गुण उत्पन्न करने वाला द्रव्य रसायन कहलाता है। रस शास्त्र में तीनों स्रोत पौधविद, जांगम एवं खनिज से प्राप्त द्रव्य उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश द्रव्य रसायन गुण संपन्न होते हैं। देखिए, वैसे तो रस शास्त्र में जितने भी औषधियों का वर्णन किया गया है, ज़्यादातर जो औषधियाँ हैं वो सब में रसायन गुण होते हैं। वे सभी जो है वो धातुओं का पोषण करते हैं और जरा व्याधि नाशक होते हैं। रस को हम द्रव्य रूप कह सकते हैं तथा रसायन उसके गुण हैं। रस द्रव्यों से निर्मित समस्त कल्पों में रसायन गुण निहित होता है। रस द्रव्य संस्कारित होने पर रसायन गुणों को प्रदान करने वाला हो जाता है। मतलब कि रस जो है वो द्रव्य हो गया और रसायन जो है वो उसके गुण हो गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रसशाला, रस मंडप और रसेश्वर दर्शन। जो रसशाला है वो एक प्रकार से औषधि निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। रसशाला का जो निर्माण किया गया है वो देहवाद और धातुवाद के लिए, जब हम पारद के संस्कार करते थे, पारद के विभिन्न प्रकार के संस्कार करने के लिए जिस स्थान का चयन किया जाता था और बहुत सारे उसमें दिशाओं के अनुसार कक्ष बनाए जाते थे, निर्धारित किया जाता था कि इस दिशा में जो कक्ष है वहाँ पर यही कार्य होना है, तो वो दरअसल रसशाला का कॉन्सेप्ट है। रोगों की चिकित्सा करने के लिए जो औषधि बनाई जाती थी वो रसशाला में नहीं बनाई जाती थी, वो फिर रस मंडप कहलाता था। मतलब कि जिसमें कि एक प्रकार से आप ये कहें कि सारे इक्विपमेंट्स होते थे औषधियों के निर्माण करने के लिए, और उनका एक स्टोर रूम होता था कि किस जगह में द्रव्यों का संग्रह करना है।
फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते थे औषधि तैयार होने के बाद उसको किस कक्ष में रखना है, तो ये रस मंडप होता था। तो रसशाला और रस मंडप ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। देहवाद और धातुवाद के लिए जब हम पारद के संस्कार कर रहे हैं, पारद का शोधन कर रहे हैं, मर्दन कर रहे हैं, या और भी उसमें जो संस्कार कर रहे हैं, उसके लिए जिस स्थान का चयन करके भवन निर्माण किया जाता था अलग अलग दिशाओं के हिसाब से कि किस दिशा में कौन सा कार्य करना है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रसशाला का है। और जो आयुर्वेदिक फार्मेसी है जिसमें मेडिसिन का निर्माण होना है वो रस मंडप होता था। ये रसशाला का डायग्रामेटिक या आप यूँ कहें कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं के हिसाब से कक्ष का निर्माण करवाना निर्दिष्ट किया गया है, और किस दिशा में कौन सा कर्म होना चाहिए वो भी इसमें निर्दिष्ट किया गया है। के बाद फिर जो रसेश्वर दर्शन है, दरअसल शिवलिंग के निर्माण के बारे में भी बताया गया है कि पारद से कैसे शिवलिंग बनाया जाता है। क्या है कि पारद की शिवलिंग की स्थापना करने के बाद फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना भी जरूरी है, ताकि शिवलिंग का निर्माण होने के बाद वो अपना सही तरीके से काम कर सके। तो किसी अच्छे पंडित को बुलाकर आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा आप करवाइएगा तो उसके बहुत अच्छे फल होते हैं। क्या क्या फल हैं ये रसरत्न समुच्चय में बताया गया है। हजारों शिवलिंगों की सम्यक पूजा का जो फल शास्त्रों में वर्णित है, उन फलों से करोड़ गुणा फल पारद द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा से प्राप्त हो। हजारों ब्रह्म हत्याएं, लाखों गौ हत्याएं रसलिंग के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब अगर किसी ने ब्रह्म हत्याएं की है और गौ हत्याएं की हैं तो उसका जो पाप होता है उसका भी निराकरण जो है वो सिर्फ रसलिंग के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाता है। इस रसलिंग के स्पर्श से सद्य मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा साक्षात शिव जी ने कहा है। ये रस रत्न समुच्चय में बताया गया है। देखिए इससे स्पष्ट है कि उस समय में जो रस शास्त्री होते थे वो पूजा पाठ और अध्यात्म को जो है कितना महत्व देते थे, और पारद के शिवलिंग की अगर स्थापना कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अगर उसके नित्य पूजन किया जाए तो उसमें हमें बहुत ही उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। तो हमारा ये टॉपिक जो है यूनिट 1 का वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर सेकंड यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, उसके भी विस्तार से हम इसी तरीके से व्याख्या करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।